आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मैं हूं सौरभ और एकेडमिक्स में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है, वेलकम है। देखिए, जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है रियल नंबर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर में आज जो भी क्लास है, 7वीं 8वीं 9वीं नंबर जो भी हो, जो भी क्लास है उस क्लास में जो भी चीजें करनी है हमें, आइए चलते हैं सीधे उसी पर, बिना टाइम को खराब किए। देखते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, बस उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। देखिए, लास्ट क्लास जो थी उसमें हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, यानी कि जो रियल नंबर्स की एक लाइन होती है, रियल लाइन होती है, उस रियल लाइन पर किस तरीके से हम इर्रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इस बात को हमने सीखा था। इर्रेशनल नंबर्स का मतलब क्या, ऐसे रियल नंबर्स जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखा जा सके। या रिप्रेजेंटेशन की अगर आप बात करें कि जिन नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन हमने सीखा था, तो सिंपली आप कह सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनके स्क्वायर रूट के अंदर, ऐसे नंबर्स जिनमें स्क्वायर रूट या क्यूब रूट्स के अंदर ऐसे नंबर्स लिखे हों जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर ना होते हों। जैसे √2 लिखा हुआ है, तो √2 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है, और इस इर्रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन हम रियल लाइन पर कैसे करेंगे, इस बात को हमने पिछली क्लास में सीखा था। √2 जो है वो इर्रेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर है, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर है, यानी कोई भी ऐसा नंबर जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ऐसे नंबर पे अगर आप स्क्वायर रूट लगा देते हैं तो जो मिलेगा आपको वो हमेशा इर्रेशनल नंबर होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझिए, एग्जांपल अगर मान लीजिए आपने 4 लिखा, मैंने कहा ऐसा नंबर जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर ना हो। 4 क्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, यानी क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको स्क्वायर करने पर वैल्यू 4 मिल जाए। अगर किसी का स्क्वायर 4 होता है तो इसका मतलब 4 एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर किसी का स्क्वायर 16 है तो 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब किसी का स्क्वायर करने पर जो नंबर मिलता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो 4 क्योंकि 2 का स्क्वायर है, इसलिए 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। और परफेक्ट स्क्वायर्स के ऊपर जब आप स्क्वायर रूट लगाएंगे तो स्क्वायर रूट उसका सॉल्व हो जाएगा, और अगर स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाएगा तो फिर ये रेशनल होगा, ये इर्रेशनल नहीं होगा। इस बात को आप समझ लीजिएगा। अगर कोई भी ऐसा नंबर लिखा हुआ है जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, किसी का मतलब किसी रेशनल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में उसको हम इर्रेशनल कहेंगे। जैसे √3 लिखा हुआ है, या ऐसे जैसे 3 लिखा हुआ है, 3 क्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको स्क्वायर अगर आप कर दीजिए तो आपको 3 मिल जाए? नहीं है, क्योंकि 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और अगर 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इस पर अगर आप रूट लगा देंगे तो ये इर्रेशनल नंबर बन जाएगा। 17 क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए इस पर अगर आप रूट लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, इर्रेशनल नंबर। 5 क्योंकि किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए इस पर अगर आप रूट लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, इर्रेशनल नंबर। 7 क्योंकि किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कोई दुनिया में ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर अगर आप कर दीजिए। जब मैं कहता हूं कोई ऐसा नंबर नहीं है तो उसमें इर्रेशनल नंबर्स को शामिल मत करिएगा, वरना फिर मामला बिगड़ जाएगा। इर्रेशनल नंबर्स की बात नहीं की जा रही, इर्रेशनल नंबर्स को ही हम पहचान रहे हैं। कोई भी ऐसा रेशनल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर अगर आप कर दीजिए तो आपको 7 मिल जाए, इसलिए 7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और अगर 7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो 7 पर जब आप रूट लगाएंगे तो वो इर्रेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है बात, ये बात समझ में आई होगी। एक लास्ट टाइम मैं फिर से रिपीट करूंगा कि अगर कोई भी ऐसा नंबर हो जो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर ना बनता हो, उस नंबर पर अगर आप स्क्वायर रूट लगाते हैं तो स्क्वायर रूट लगाने पर जो मिलेगा आपको वो हमेशा इर्रेशनल नंबर होगा। और ऐसे इर्रेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पर किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यही हमने लास्ट क्लास के लास्ट टॉपिक में किया था।
ठीक है, बस उसी के आगे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उसके आगे जो भी चीजें हैं, जो भी है सवाल, उसको हम देखेंगे क्या क्या इसमें करना है। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए, जब हमने लास्ट क्लास में इर्रेशनल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन किया था तो हमने जो कहानी शुरू की थी वो ओरिजिन पॉइंट ओ से शुरू की थी। कहां से शुरू की थी? ओरिजिन पॉइंट ओ से शुरू की थी। ओरिजिन पॉइंट ओ से शुरू की थी, जहां पर हमारी वैल्यू 0 थी। उसके बाद हमने क्या किया था, मैं थोड़ा सा एक शॉर्ट रिवीजन करवा रहा हूं आपका, ताकि आगे की जो क्वेश्चंस हैं उनमें थोड़ा सा आपको सहूलियत रहे, थोड़ा सा आप कंफर्टेबल बने रहे। उसके बाद हमने क्या किया था, यहां पर हमारी वैल्यू 0 थी। उसके बाद हमने एक पॉइंट ए लिया था जिसकी वैल्यू 1 ले ली थी हमने, ठीक है। फिर इसी ए से एक परपेंडिकुलर ऊपर की ओर बना दिया था, ए बी उसका नाम रखा था, और उसकी हाइट भी हमने 1 ले ली थी, ठीक। फिर हमने क्या किया था, ओ और बी, ओ से ए तक जाने के लिए हमें 1 डिस्टेंस चलना पड़ेगा, ए से बी तक जाने के लिए हमें 1 डिस्टेंस चलना पड़ेगा। अगर ओ से बी तक जाना हो तो कितना डिस्टेंस हमें चलना होगा, इसके लिए हमने क्या किया था, पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया था इस ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस की थ्योरम का यूज करके हमने ओबी की वैल्यू निकाल ली थी। ओबी की वैल्यू √2 आई। फिर हमने ओबी को रेडियस लिया और ओ को सेंटर माना, और ओ को सेंटर मानकर ओबी को रेडियस लेकर इस तरीके से एक आर्क लगा दी। जब इस तरीके से एक चाप लगाएंगे तो आप जानते हैं, अगर आप इस चाप को पूरा कर दें तो ऐसे एक सर्कल बन जाएगा। ऐसे एक सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा? ये जो सर्कल होगा इसकी रेडियस क्या है? ओबी। अगर ओबी रेडियस है तो इस सेंटर ओ को इस पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस पे कहीं पर भी आप मिला दीजिए, डिस्टेंस हमेशा ओबी ही रहेगा क्योंकि रेडियस सेम रहेगी। तो ओबी कहें आप और चाहे ये लेंथ कह लें, दोनों बराबर ही तो होंगी, ओबी भी रेडियस और ये भी रेडियस। इसका मतलब इसकी वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, जो ओबी है वही ये है, यानी ये भी आपका √2 हो जाएगा। ये √2 होने का मतलब है ओ से लेकर यहां तक की डिस्टेंस जो है वो √2 है। और इस बात का मतलब क्या था, ओ से ए तक अगर आपको चलना है तो 1 डिस्टेंस चलना पड़ेगा। तो इसी तरीके से ओ से लेकर यहां तक अगर आपको चलना है तो √2 डिस्टेंस चलना पड़ेगा। ए की वैल्यू 1 है तो फिर इस वाले पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2। और ये जो लाइन आपकी खिंची हुई है ये रियल लाइन है, नंबर लाइन है। नंबर लाइन पर जब आप यहां पर खड़े हैं तो वैल्यू 0 है, जब यहां पर खड़े हैं तो वैल्यू 1 है, और जब यहां पर आप आए तो आपको वैल्यू कितनी मिल गई, √2। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि ए डैश, ये जो भी लिखा हुआ है A1 की वैल्यू √2 हमने प्रूव की, या इसको रिवर्स कहिए, √2 जो है वो A1 की वैल्यू है, यानी √2 यहां पर होगा। बात क्लियर? और अगर √2 यहां पर होगा तो √2 क्योंकि एक इरेशनल नंबर है और A1 जो है वो नंबर लाइन पर एक पॉइंट है, तो आप कहेंगे कि इरेशनल नंबर √2 जो है नंबर लाइन पर उसकी लोकेशन A1 है। तो इस तरीके से एक इरेशनल नंबर √2 को हमने लोकेट कर लिया। बात क्लियर? इसी तरीके से इसी कहानी को हमने थोड़ा और आगे बढ़ाया था। क्या किया था, मैं पूरा रिवाइज ही एक बार कराए दे रहा हूं क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम है। यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस जो है ये है आपकी √2। √2 का रिप्रेजेंटेशन ये हो गया, और इस A1 से जो कि √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस A1 से एक और परपेंडिकुलर हमने ऊपर की ओर उठा दिया, हाइट उसकी भी हमने 1 ले ली, ठीक है। ये परपेंडिकुलर उठाया। अब ये परपेंडिकुलर जिस B1 तक गया है, इस B1 की वैल्यू क्या होगी अगर आपको पता लगाना है तो फिर से आप वही करेंगे, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ये जो आपने खींचा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। इसमें पाइथागोरस की थ्योरम आप यूज करेंगे। जब पाइथागोरस यूज करेंगे तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस की थ्योरम क्या कहती है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। यानी √2 का स्क्वायर करिए और 1 का स्क्वायर करिए, उनको ऐड कर दीजिए, फिर उसका स्क्वायर रूट कर लीजिए, आपको जो मिलेगा वो हाइपोटेन्यूज होगा। √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा,
1 का स्क्वायर करेंगे 3 सॉरी 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, ऐड करेंगे 3 आएगा, रूट करेंगे √3 आ जाएगा। यानी OB1 की वैल्यू जो है वो √3 आ जाएगी। यानी B1 की वैल्यू आप कह सकते हैं √3। काम फिर से आपको वही करना है, OB रेडियस ले लेंगे और O को सेंटर मान लेंगे और इसको सेंटर मानकर यहां से एक आर्क लगाएंगे। ये आर्क जो है अगर पूरा सर्कल आप बनाएं तो इस पूरे सर्कल का एक आर्क ये होगा। अगर ये आर्क एक सर्कल का है तो इसका मतलब जितना OB1 है उतना ही O से लेकर A2 तक का डिस्टेंस होगा, क्योंकि इस आर्क के लिए OB1 भी रेडियस है और OA2 भी रेडियस है। बात समझ रहे हैं? OB1 भी रेडियस है और OA2 भी रेडियस है। इसका मतलब OB1 की जितनी वैल्यू है उतनी ही वैल्यू OA2 की होगी। इसका मतलब OA2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3। O से लेकर A2 तक जाने के लिए आपको √3 चलना पड़ रहा है। इसका मतलब A2 जो है उसकी वैल्यू आपकी √3 है। और √3 अगेन एक इर्रेशनल नंबर है, और अगर √3 इर्रेशनल नंबर है और ये नंबर लाइन है तो एक और इर्रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन आपने नंबर लाइन पर निकाल लिया। जिस तरीके से √2 जो इर्रेशनल नंबर था वो उसको A1 रिप्रेजेंट कर रहा था, उसी तरीके से √3 जो इर्रेशनल नंबर है उसको A2 रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से आप चीजें आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो आपको √5, √7, √8 जितने भी इर्रेशनल नंबर्स हैं वो सारे के सारे मिल जाएंगे। ये इतनी बात हमने लास्ट वाली जो क्लास थी उसके लास्ट वाले टॉपिक में हमने की थी। ठीक है बात? यहां तक बात आपको क्लियर होगी? पहले भी समझ में आया होगा। अगर इनकेस कोई चीज नहीं समझ में आई होगी, अगर कुछ रह गया होगा तो आई होप आपको यहां पर समझ में आया होगा। ठीक, और आज इस चीज को दोबारा बताने का एक और फायदा है। देखिए क्या फायदा है। अगला क्वेश्चन देखिए आप क्या है, पढ़िए। देखिए अगला क्वेश्चन अभी अभी आपने लगा लिया। शो हाउ √3 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। क्या कह रहा है? √3 जो है उसको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप, ये कह रहा है सवाल। देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। कहां पर हम आ गए? √3 पर √3 का रिप्रेजेंटेशन हमने निकाल लिया है। बस जो ये वाली हेडिंग आपको कराई गई थी मैंने समझा फिर से दिया कि √3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। √3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे का मतलब यही है कि नंबर लाइन पर आप √3 को लेकर आइए और दिखाइए कि वो √3 कहां पर आ रहा है। तो हमने देखा यहां पर A2 जो है वो √3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और किस तरीके से हम A2 पर पहुंचे ये पूरी बात भी आपको बताई गई। ठीक, O से लेकर A2 तक का जो सफर है उसमें जितनी चीजें आपने समझी वो मैंने आपको आज फिर से समझा दी। इस वाली हेडिंग में आपने लास्ट क्लास में भी सीखा था। यहां से यहां तक का जो सफर है वो उन चीजों को आपने समझ लिया। लिखेंगे किस तरीके से, इसके लिए आप लास्ट वाली क्लास में ही चले जाइए। लास्ट क्लास का जो ये वाला टॉपिक आपने किया था उसमें आपने O से कहानी लिखनी शुरू की थी कि लेट अ नंबर लाइन, या ये सारी चीजें आपने पूरी थ्योरी लिखी थी आपने लास्ट क्लास में। O से शुरू करेंगे और जहां पर आपको A2 = √3 मिल जाए बस वहीं पर सोल्यूशन आप अपना रोक दीजिएगा, क्योंकि इस वाली हेडिंग में तो हमने कई सारे √5 तक हम गए थे। √3 आया था, फिर उसके बाद 4 आया था, फिर उसके बाद 5 आया था, तो इतना काम हमने किया था। आपको सिर्फ √3 का रिप्रेजेंटेशन दिखाना है तो आप स्टार्ट करेंगे पहली लाइन से। जो भी इस हेडिंग में पहला वर्ड है वहां से आप स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन अपना। इस वाले क्वेश्चन के लिए मैं बता रहा हूं, इस वाले क्वेश्चन अगर √3 का रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाना है तो उसके कैसे आप नंबर लाइन पे फिगर उसका कैसे बनेगा वो चीजें आपने समझी, लेकिन इधर की थ्योरी कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं कि लास्ट क्लास में जो ये हेडिंग आपने करी थी उस हेडिंग में पहली वाली लाइन से शुरू हो जाइए, पहले वाले वर्ड से स्टार्ट करिए सॉल्यूशन लिखना, और पहले शब्द से चलने के बाद आप वहां तक का सॉल्यूशन लिखेंगे जब तक कि आपको √3 नहीं मिल जाएगा। जहां पर आप √3 ले आएंगे वहां पर कह देंगे कि हेंस A2 इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ √3 ऑन नंबर लाइन। ठीक, वहां पे आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये इस तरीके से आप इस वाले क्वेश्चन को कर लेंगे, इसीलिए मैंने इसको आज दोबारा समझा दिया। अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल पे कि क्या है आज का, एक्चुअली आज का पहला सवाल क्या है वो हम देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है शो दैट
√2 इज नॉट अ रेशनल नंबर। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टाइप। मतलब आप ये मान के चलिए कि 10 में से 8 बार इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, नंबर चेंज कर सकते हैं कि √2 कह सकते हैं। भाई आपको प्रूव करना है √2 एक रेशनल नंबर नहीं है। रेशनल नहीं है इसका मतलब क्या प्रूव करना है कि ये इर्रेशनल है। तो कोई भी नंबर आपसे प्रूव करवा सकते हैं कि ये रेशनल नहीं है। जैसे √2 जो है वो क्या है, रेशनल नहीं है, तो √2 पे सवाल बना। हो सकता है यहाँ पर ये पूरा क्वेश्चन सेम रहेगा, √2 की जगह ये कह दें कि शो दैट √3 इज नॉट अ रेशनल नंबर, शो दैट √5 इज नॉट अ रेशनल नंबर, शो दैट √7 इज नॉट अ रेशनल नंबर। देखिए मैथ्स है ये, ठीक है, मैथ्स है, तो इसको आप जो है याद करने या रटने की कोशिश मत करिएगा। मतलब मैं ऐसा बिल्कुल कभी भी नहीं कहता हूं और कभी भी कहूंगा भी नहीं कि ये पैटर्न है, इसको आप दिमाग में बिठा लीजिए और इसको आप अप्लाई कर दीजिए, ऐसा नहीं है। मैथ्स का मामला ये है कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और वो कैसे कैसे और हो सकता है। क्योंकि मैथ्स में देखिए आएंगे क्वेश्चंस, मतलब मैथ्स में आएंगे सवाल, सम्स आएंगे, जो सवाल आएंगे, जो क्वेश्चंस आएंगे, तो क्वेश्चंस में तो डिजिट्स को चेंज करके नंबर ऑफ क्वेश्चंस न जाने कितने बनाए जा सकते हैं। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे अगर आप फोकस कर रहे हैं तो फिर आप कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे भाई। आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शो दैट दिस इज नॉट अ रेशनल नंबर, तो यानी कि एक ऐसे नंबर को आपको प्रूव करना है जो रेशनल नहीं होता है, उसको आपको प्रूव करना है कि ये रेशनल नहीं है। तो रेशनल नहीं होते हैं ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। इनफाइनाइट नंबर्स का मतलब इनफाइनाइट क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो इनफाइनाइट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो आप नहीं करेंगे, कितने करेंगे, 100 200 500 कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। आप कहेंगे √3 √2 हमने प्रैक्टिस की थी, √5 आ गया कैसे करें, या √19 आ गया कैसे करें, √19 देखने में बहुत खतरनाक लग रहा है कैसे करें। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर इस वाले नंबर को किसी भी इरेशनल नंबर से रिप्लेस कर सकता है एग्जामिनर, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां पर कोई भी नंबर, दुनिया का कोई भी इरेशनल नंबर लाके रख दें, आप पैटर्न को समझिए कि जब भी किसी को नॉट रेशनल प्रूव करना होता है तो हम कैसे प्रूव करते हैं और जैसे करते हैं वैसा क्यों करते हैं, ठीक। अगर ये दोनों बातें समझ में आपको आ गई तो कोई भी इरेशनल नंबर यहाँ पे आपके लिए लिख दिया जाए, सवाल आपके लिए बहुत आसान होगा। देखिए एक तो आसान, मतलब एक तो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है वो ये है, आपसे कहा गया कि √2 जो है वो रेशनल नहीं है, ऐसा प्रूव करिए। तो एक तरीका है कि आप √2 की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है, √2 की क्या निकाल लीजिए, वैल्यू डेसिमल में। डेसिमल में जब आप उसकी वैल्यू निकालेंगे तो डेसिमल्स जो होते हैं वो कब रेशनल होते हैं और कब इरेशनल नंबर होते हैं, ये आपको स्टार्टिंग की क्लासेस में बताया गया है। जो भी डेसिमल्स होते हैं वो डेसिमल्स कब रेशनल होंगे और कब इरेशनल होंगे, ये बातें आपको खूब डिटेल में समझाई गई। तो अगर आपको √2 की डेसिमल वैल्यू पता चल जाए तो उस वैल्यू को देखकर आप ये बता सकते हैं कि ये वैल्यू रेशनल है या फिर इरेशनल है। कैसे बताते हैं, आपको मैंने बताया है कि कोई भी डेसिमल है, कोई भी डेसिमल है, सपोज ऐसा है, कोई भी डेसिमल है उसका एक पैटर्न होता है। दो डेसिमल्स आपके सामने लिखे हुए हैं, ये मैं बार बार इन चीजों को इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये चैप्टर जो है रियल नंबर है, मॉडर्न अलजेब्रा का एक हिस्सा है। तो ये वो मैथमेटिक्स नहीं है कि जिसमें आपने फॉर्मूला याद किया और फॉर्मूले में वैल्यू पुट की और वैल्यू पुट करने के बाद आपको आंसर मिल गया, ठीक। और मैं ज्यादा डिटेल्ड, ज्यादा डीप भी इसीलिए जा रहा हूं क्योंकि इसके बाद के जो चैप्टर्स हैं उसमें कुछ एक आध चैप्टर्स जो होंगे वो थोड़ा सा उसमें दम होगी, बाकी सारे के सारे चैप्टर्स वैसे ही हैं कि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं, मतलब आपको ये फील होगा कि लोग क्यों मैथमेटिक्स का फोबिया बनाते हैं, क्यों उनको मैथ से डर लगता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको ऐसा पढ़ा दूंगा कि आपको मैथ्स इजी लगने लगेगी। मुझे ऐसा लगता है कि मैथ्स में कुछ एक आध चीजें अगर छोड़ दी जाएं तो ऐसा कुछ है ही नहीं जिसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। और जहां पर थोड़ा सा दिमाग की जरूरत होती है वहां पर भी बहुत एक जनरल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। अगर वो जनरल अंडरस्टैंडिंग आपके पास है तो कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ मुश्किल, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। भाई देखिए जैसे यहीं पे आप देख लीजिए, मॉडर्न अलजेब्रा का एक हिस्सा है रियल नंबर्स। मॉडर्न अलजेब्रा खतरनाक
मैथमेटिक्स मानी जाती है अपने आप, ठीक है। उसमें रियल नंबर्स की पूरी कॉन्सेप्ट अपने आप में एक बेहतरीन चीज है। लेकिन फिर भी देखिए, आप 2 लाइनें मैंने लिखी हैं और सिर्फ इन्हीं 2 लाइनों में रेशनल और इरेशनल का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर आपको हो जाएगा। पहले से भी है, मैं पहले क्लासेस में बता चुका हूं आपको, लेकिन फिर से बता रहा हूं। कोई भी डेसिमल नंबर आपके सामने लिखा हुआ हो, डेसिमल नंबर को देखकर ही आप जान जाते हैं कि ये डेसिमल जो है वो रेशनल है या फिर इरेशनल है। कैसे जानते हैं? आप जानते हैं कि डेसिमल के बाद वाला नंबर जो है, डेसिमल के बाद में जितने भी डिजिट्स लिखे हुए हैं वो सारे के सारे डिजिट्स अगर इनफाइनाइट तक जा रहे हैं तो उनको कहा जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहा जाएगा? डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स जो हैं वो एक लिमिटेड टाइम पर या लिमिटेड नंबर्स पर रुक नहीं रहे हैं, एंड सो ऑन, यानी इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, तो ऐसे डेसिमल को नॉन टर्मिनेटिंग कहा जाएगा। तो इस वाले बेस पे ये वाला भी नॉन टर्मिनेटिंग है और ये वाला भी नॉन टर्मिनेटिंग है कि नहीं? यहां पर भी डेसिमल के बाद इनफाइनाइट तक जा रहे हैं और यहां पर भी डेसिमल के बाद इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, तो दोनों ही नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग के बाद एक दूसरा टर्म आता है, मैंने आपको बताया है कि रिकरिंग या नॉन रिकरिंग, रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब है कि डेसिमल के बाद वाले जो नंबर्स हैं वो एक सीक्वेंस में अगर रिपीट हो रहे हो, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो, या 2-2 नंबर्स रिपीट हो रहे हो, या 3-3 नंबर्स रिपीट हो रहे हो, मतलब नंबर या नंबर्स का क्लस्टर अगर एक डेफिनेट इंटरवल पर रिपीट होता चला जा रहा है तो उसको आप कहेंगे रिकरिंग या रिपीटिंग। क्या कहेंगे? रिकरिंग या रिपीटिंग। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स लिखे हुए हैं उनमें कोई सीक्वेंस आपको मिल ही नहीं रहा है, कोई भी नंबर कभी भी आ जा रहा है कि बेतरतीब तरीके से आ रहा है, तो उसको आप कहेंगे नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग। तो इन दोनों टर्म्स को अगर आप यहां पर अप्लाई करें तो पहला वाला जो आपका होगा वो रिकरिंग होगा और दूसरा वाला जो होगा वो नॉन रिकरिंग होगा, क्योंकि पहले वाले में बीसी 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 एंड सो ऑन, यानी रिपीट हो रहे हैं, दूसरे वाले में रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये रिकरिंग है, ये रिकरिंग नहीं है। ठीक, डेसिमल के बारे में इतनी बात आप जानते हैं। अब कोई भी ऐसा डेसिमल जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और साथ में रिकरिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर अगर होगा तो वो हमेशा रेशनल नंबर कहा जाएगा। और अगर कोई भी डेसिमल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग तो हो लेकिन रिकरिंग ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिकरिंग ना हो, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या कहा जाएगा? इर्रेशनल नंबर कह दिया जाएगा। तो हम यहां पर बेसिक मेथड क्या है? बेसिक मेथड इसका ये है कि हम √2 की वैल्यू निकालें। अब √2 की वैल्यू आप जानते हैं 1.414 आप यूज करते हैं, लेकिन 1.414 आप सुविधा की दृष्टि से यूज कर लेते हैं, लेकिन 1.414 ही वैल्यू थोड़ा इसकी होती है। 1.414 के आगे भी बहुत बड़ा सा डेसिमल होता है जो इनफाइनाइट तक जाता है। तो 1.414 तो हम जानते हैं, लेकिन और इसके आगे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि 414 के आगे और क्या क्या नंबर्स हैं इस डेसिमल में। √2 की जब एग्जैक्ट वैल्यू हम निकालेंगे, एग्जैक्ट का मतलब यह है कि 5-6 प्लेसेस तक इसकी वैल्यू निकालेंगे डेसिमल के बाद, फिर हम उस डेसिमल को देखेंगे, √2 की इस वैल्यू को देखेंगे। अगर √2 की ये वैल्यू ऐसी आ जाती है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग आ जाती है, तो हम कह देंगे √2 रेशनल है। और अगर इसकी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग आ जाती है तो हम कह देंगे कि ये फिर नॉट रेशनल यानी कि इर्रेशनल है। एक तो ये तरीका है, ठीक है। क्या तरीका है? कि √2 की आप वैल्यू निकालिए। और √2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? √2 की वैल्यू आप निकालेंगे डिवीजन मेथड से, जो एक याद करिए आप, छोटी क्लासेस में आपको इस तरीके से एक स्क्वायर रूट निकालना सिखाया गया होगा। एक तरीका होता है फैक्टराइजेशन मेथड, तो फैक्टराइजेशन मेथड उन पे लगता है जिनके फैक्टर्स हो सकते हैं। कुछ ऐसे नंबर्स के स्क्वायर रूट अगर आपको निकालने जिनके फैक्टर्स ही नहीं होते, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए 19 का निकालिए, तो 19 के तो फैक्टर्स ही नहीं होते, तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? तो इसका हम निकालते हैं ऐसे डिवीजन मेथड से, भाग विधि से, ठीक है। तो इस वाले मेथड से आप √2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, वैल्यू देखकर आप इसको रेशनल और इरेशनल बता सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर ये मेथड यूज नहीं करेंगे। मैं आपको बता सिर्फ इसलिए रहा हूं कि आप ऐसा ना कहें कि आपको ये बात बताई नहीं गई कि ऐसे भी सवाल को लगाया जा सकता है, लेकिन आपको लगाना ऐसे नहीं,
जरूरत ऐसे लगाने की नहीं है, क्योंकि ऐसा काम आप कितनी देर करेंगे। √2 की वैल्यू अगर आपको 6 प्लेसेस तक निकालनी हो तो 6 प्लेसेस तक निकालने में आपको 10 मिनट लग जाएगा, ठीक है, तो इतना टाइम नहीं है अपने पास। तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू निकालने वाले मेथड पे नहीं जाएंगे, और हम लोग √2 वाले क्वेश्चन को भी नहीं करेंगे। जैसे क्यों नहीं करेंगे, देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि इस √2 की जगह पर कोई भी इरेशनल नंबर हो सकता है। ये सवाल √2 की जगह √3 पे पूछ दिया जाए, √5 पे पूछ दिया जाए, √7 पे पूछ दिया जाए, √8 पे पूछ दिया जाए, √11 पे पूछ दिया जाए, √19 पे पूछ दिया जाए, तो कोई लिमिट नहीं है कि यहां पर कौन सा इरेशनल नंबर रखकर आपके लिए सवाल बना दे एग्जामिनर। तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि √2 √3 कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र यूज करेंगे, कोई ऐसा एक मल्टी नंबर लेंगे जिसमें जो है ये सारे के सारे आ जाएं। इनमें से कोई भी नंबर एग्जामिनर रख दे, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि हमने एक ऐसा सवाल लगाया है जो इन सबको इंक्लूड कर लेता है अपने आप में, ठीक। तो वो क्या है वो देखिए, हम √2 को नहीं लगाएंगे। अच्छा, इसकी जगह देखिए, √2 की जगह अगर हम √n के लिए कर लें नंबर सवाल, बताइए कोई दिक्कत रह जाएगी? भाई हमने सवाल √n के लिए लगा लिया, अब अगर √2 कहे तो n की जगह 2 रख दो। पूरे सॉल्यूशन में जहां जहां n है वहां वहां 2 रख दीजिए। जैसे मान लीजिए यही सवाल होता, शो दैट √n इज नॉट अ रेशनल नंबर, हमने ये सवाल लगा लिया √n। कुछ पे एग्जाम में आया कि शो दैट √2, तो हमने क्योंकि √n लगाया है n की जगह 2 रख दीजिए। अगर कुछ पे एग्जाम में आया √7 को प्रूव करिए, तो हमने √n लगाया है, जहां जहां n था वहां वहां 7 कर दीजिए, बस लग जाएगा सवाल। बात समझे? तो हम √n लगाएंगे, √2 नहीं लगाएंगे। और √n देखिए अगला सवाल है आपका, शो दैट √n इज नॉट अ रेशनल नंबर इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये बात जुड़ी हो या ना जुड़ी हो, ये बात होगी। मतलब एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें ये लिखा है तब तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं लिखा है तब भी ये बात होगी ही होगी कि जब भी किसी √n को नॉट रेशनल प्रूफ करना है तो उसमें n, ये n जो होगा ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मैंने भी पहले आपको बताया था कि किसी भी रूट के अंदर कोई भी ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, वो जब लिखा जाएगा तभी इरेशनल नंबर बनता है। तो रूट के अंदर अगर n लिखा है और इस n को अगर आपको इरेशनल प्रूफ करना है तो इसका मतलब ही है कि ये n जो है ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। किसी भी नॉट परफेक्ट स्क्वायर का जब रूट आप करेंगे तो वही इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि यहां पर √n को नॉट रेशनल यानी कि इरेशनल प्रूफ करना है। इसका मतलब रूट के अंदर जो नंबर लिखा है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर रूट के अंदर वाला परफेक्ट स्क्वायर हो जाता तो फिर वो रूट के बाहर निकल आता, और अगर बाहर निकल आता तो फिर वो रेशनल हो जाता, और हमें प्रूफ करना है कि रेशनल नहीं है। तो रेशनल नहीं है अगर प्रूफ करना है तो इसका मतलब रूट के अंदर वाला नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तभी रेशनल नहीं है ऐसा आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक, यहां तक बात समझ में आई होगी? अगर यहां तक बात समझ में आई है तो अब चलिए प्रूफ करना शुरू करते हैं। क्या करेंगे, देखिए ऐसे क्वेश्चंस को लगाने के लिए जिनमें ये चीज आपको प्रूफ करनी है कि शो दैट √n इज नॉट अ रेशनल नंबर। ऐसे क्वेश्चन में जो आपको सिद्ध करना है उसका अपोजिट आप मान के चलते हैं। अगर आपको सिद्ध करना है कि √n रेशनल नहीं है तो हम मान लेंगे कि √n रेशनल है। ठीक, अगर आपको प्रूव करना है √n, ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत ध्यानपूर्वक चीजों को देखिएगा, ठीक है, फोकस करिएगा जो बातें बताई जा रही हैं, और जो बातें बताई जा रही हैं वो क्यों बताई जा रही हैं इस बात पे फोकस करिएगा। अगर आपको प्रूव करना है कि √n इज नॉट अ रेशनल नंबर तो आप क्या करेंगे, आप मानेंगे कि √n इज अ रेशनल नंबर। जो प्रूव करना है उसका अपोजिट लेकर चलेंगे हम। ठीक है, तो हमें √n को नॉट रेशनल प्रूफ करना है तो हम √n को रेशनल मान के चलेंगे। लिखेंगे let if possible
रूट n is a रेशनल नंबर, ये हमने मान लिया। ठीक है, हमने मान लिया कि अगर संभव है, अगर पॉसिबल है, तो रूट n को हमने रेशनल नंबर मान लिया। अब देखिए आगे का जो पूरा सॉल्यूशन होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा। जो आपने माना है उसी के अकॉर्डिंग तो चलेंगे। हमने माना है कि रूट n जो है वो एक रेशनल नंबर है, तो अब हम रूट n को रेशनल की तरीके से ट्रीट करेंगे। अब अगर आपको रेशनल की तरीके से ट्रीट करना है और लास्ट में इर्रेशनल प्रूफ करना है, तो रेशनल और इर्रेशनल दोनों चीजों की कंसेप्ट की क्लैरिटी होना आपको जरूरी है। क्योंकि अगर आपने रेशनल माना है तो रेशनल की तरह इसको लेकर चलना है, और रेशनल की तरह आप रूट n को तभी लेकर चल पाएंगे जब आप जानते होंगे कि रेशनल होता क्या है। और ऐसा करते 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 लास्ट में आपको इस रूट n को इर्रेशनल प्रूफ कर देना है, मतलब जो लेकर चले थे उसका अपोजिट प्रूफ कर देना है। तो जो लेकर चले थे उसको लेकर चलने के लिए भी आपको जानकारी इसकी होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि रेशनल क्या है, और रेशनल से इर्रेशनल पर पहुंचने के लिए भी आपको इस बात की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि इर्रेशनल क्या है। दोनों बातों को फिर से एक बार मैं वहां पे आपको बता दूं, क्योंकि बार बार इन चीजों को इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्या होता है अगर कोई नंबर रेशनल है, अगर कोई नंबर रेशनल है तो दो बातों का आप ध्यान रखिए। उस नंबर को आप हमेशा p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। रेशनैलिटी की डेफिनेशन में एक चीज आपने ये भी पढ़ी थी कि एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू is always be a rational number if and only if there is no any common factor between p and q। ठीक, इस बात को आपने पढ़ा था, डेफिनेशन आपने पढ़ी थी। इसका मतलब क्या था कि कोई भी ऐसा नंबर जिसको आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो और p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, तो ऐसी कंडीशन में p बाई क्यू की फॉर्म में जिस भी नंबर को आपने लिखा है उस नंबर को आप रेशनल नंबर कहेंगे। ठीक, यानी अगर कोई नंबर रेशनल है तो उसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है और p और q में कॉमन फैक्टर जो होगा, क्या होगा, कॉमन फैक्टर जो होगा वो नहीं होगा। p और q में कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता है। बात क्लियर? अगर ये दोनों बातें हैं तो रेशनल है, या उल्टा कहिए अगर रेशनल है तो ये दोनों बातें होंगी। ठीक है, यहां तक कोई समस्या? इसी के अपोजिट जाएंगे अगर आप, तो कहेंगे इर्रेशनल का मतलब क्या है? इर्रेशनल का मतलब ये है कि किसी भी नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हैं, और अगर लिख सकते हैं तो p और q में कोई कॉमन फैक्टर हो जाएगा। p और q में क्या होगा? कॉमन फैक्टर हो। अगर किसी नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा है और उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाने वाला नंबर रेशनल है। अगर किसी नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा गया है और उसका उस p और q में कोई कॉमन फैक्टर निकल आया तो फिर वो रेशनल नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान रखिएगा, p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा गया कोई भी नंबर रेशनल तभी होगा जब p और q में कुछ भी कॉमन ना हो। अगर p और q में कुछ भी कॉमन निकल आया तो फिर ये रेशनल नहीं रह जाएगा, और जो रेशनल नहीं रह जाएगा वो क्या हो जाएगा? इर्रेशनल हो जाएगा। ठीक है बात? तो बस इसी कॉन्सेप्ट को हम यहां पर यूज करेंगे, देखते जाइएगा। लेट इफ पॉसिबल रूट n इज अ रेशनल नंबर। रूट n को हमने रेशनल माना है। अगर रूट n को रेशनल माना है तो दिस इंप्लाइज रूट n जो होगा वो क्या होगा? p बाई क्यू के बराबर होगा। क्योंकि रूट n रेशनल है इसलिए रूट n को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक,
क्योंकि रूट एन रेशनल है इसलिए रूट एन को हम क्या लिख सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर क्या लिखेंगे, वेयर, कंडीशंस को क्लियर करना जरूरी, वेयर पी एंड क्यू हैज नो कॉमन फैक्टर। ठीक, इसी को सॉल्व कर लिए। इस बात को ध्यान रखिएगा कि P और Q, P अपॉन Q जो है वो रूट एन है, रूट एन रेशनल है, P और Q में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसी को आगे सॉल्व करिए, स्क्वायर कर दिए दोनों तरफ का, अगर स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, ये P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो P स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर इंटू एन हो जाएगा। अच्छा, इस बात को देख के आप क्या कह सकते हैं, इसको थोड़ा रफली अगर लिखें तो P स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, Q स्क्वायर इंटू एन, ये ऐसा ही तो लिखा हुआ है। अच्छा, इस बात का मतलब क्या होता है, अगर दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन एक तीसरे नंबर के बराबर है तो इसका मतलब आप क्या कहेंगे कि इस तीसरे वाले नंबर्स के ये दोनों फैक्टर्स हैं। भाई अगर आप लिखें 8 बराबर 4 गुणे 2 तो इसका मतलब क्या कहेंगे कि 4 इस 8 का फैक्टर है और 2 भी इस 8 का फैक्टर है, तभी तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 8 के बराबर आया। तो कोई भी नंबर अगर किन्हीं दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है तो इसका मतलब ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं। ठीक, तो यानी अगर आप P स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर इंटू एन लिखा हुआ है तो इसका मतलब Q स्क्वायर भी P स्क्वायर का फैक्टर है और n जो है वो भी P स्क्वायर का एक फैक्टर है। ये बात क्लियर है यहाँ तक। इन सॉल्यूशंस में कुछ नहीं होता है, मतलब बहुत ज्यादा लेंदी नहीं होता है, लेकिन चीजें समझने वाली होती हैं। तो ये लाइन जो आपकी लिखी हुई है, ये लाइन ये कह रही है, बता रही है आपको कि n इज अ फैक्टर ऑफ P स्क्वायर, Q स्क्वायर इज अ फैक्टर ऑफ P स्क्वायर। लेकिन हमको सिर्फ n की जरूरत है इसलिए हम सिर्फ n को लिखेंगे। दिस इंप्लाइज n is a factor of P square। अच्छा, अब एक बात और बताइए, अगर n P स्क्वायर का फैक्टर है तो फिर n P का भी फैक्टर होगा, इसलिए सो क्या हो जाएगा, देयरफॉर n इज अ फैक्टर ऑफ P। होगा कि नहीं होगा भाई? अगर P स्क्वायर का फैक्टर है तो P का तो जरूर होगा। P का अगर फैक्टर है तो जरूरी नहीं कि P स्क्वायर का हो, लेकिन अगर P स्क्वायर का फैक्टर है, अगर P स्क्वायर का फैक्टर है तो 100% P का फैक्टर होगा। तो इसका मतलब यहां से आगे n इज अ फैक्टर ऑफ P। ये बात क्लियर? इस बात को आप ध्यान रखिएगा, n इज अ फैक्टर ऑफ P। ठीक, P का एक फैक्टर जो है वो क्या है, n है। तो अगर n P का फैक्टर है तो देखिए हम क्या मान सकते हैं, क्या हम ऐसा लेकर चल सकते हैं, सो लेट P इज इक्वल टू NM ले लीजिए। ये बात क्यों है, क्योंकि n P का एक फैक्टर है। तो n अगर P का एक फैक्टर है तो इसका मतलब यह है कि n कोई ऐसा नंबर है जो P के बहुत सारे फैक्टर्स में से एक है। तो इसका मतलब n में अगर किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, तो उसकी वैल्यू आ भाई, अगर n P का एक फैक्टर है तो इसका मतलब n इंटू समथिंग इज इक्वल टू P होगा। फैक्टर होने का मतलब यही, जैसे आपसे कहा जाए 3 जो है वो 12 का एक फैक्टर है कि नहीं है, पहले ये बताइए। 3 12 का एक फैक्टर है कि नहीं है, 12 का एक फैक्टर है कि नहीं है। 12 के फैक्टर्स करिए तो उसमें 3 आएगा कि नहीं आएगा। तो if 3 is a factor of 12 then it is very clear that 3 into something is equal to 12। बात समझ रहे हैं? अगर 3 जो है वो 12 का एक फैक्टर है, इसका मतलब ये बात बिल्कुल क्लियर है कि 3 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आपको 12 मिल जाएगा। क्योंकि n P का एक फैक्टर है, इसका मतलब ये बात बिल्कुल क्लियर है कि n में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आपको P मिल जाएगा। तो हमने माना कि n में m से मल्टीप्लाई करने पर हमको P मिल रहा है। बस इस वाली लाइन को
इस वाली थियोरेटिकल लाइन को हमने मैथमेटिकल लाइन में कन्वर्ट कर दिया कि इफ n इज ए फैक्टर ऑफ p देन n मल्टीप्लाइड बाय समथिंग इज इक्वल टू p। तो समथिंग जो है उसको हमने m मान लिया, कुछ भी आप मान सकते हैं, m मान लीजिए, x मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, जो आपका मान लो, p इज इक्वल टू nm हो जाएगा। p की वैल्यू जो nm है वो आप यहां पर यूज कर लीजिए, इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में p की वैल्यू रख दीजिए। p की वैल्यू जब आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर m स्क्वायर, p स्क्वायर है ना, तो p की जगह nm रखेंगे तो n स्क्वायर m स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर n। ठीक, या इसको ऐसे थोड़ा, क्योंकि मॉडर्न अलजेब्रा है तो थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखा करिए कि अगर इस n से इस स्क्वायर को कैंसिल करना तो इस n को पहले लिख लीजिए। ये एक रूल होता है, जब आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपको ये बातें सिखाई जाएंगी, अभी आप यूज करना सीख लीजिए। इस n से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी यहां से आ जाएगा q स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, n से स्क्वायर कैंसिल होगा n इंटू m स्क्वायर। ये बात आ गई। अब इस लाइन को जरा फिर से आप डिकोड करिए जैसे आपने इसको किया था। यहां पर देखिएगा n इंटू समथिंग इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। n और समथिंग का मल्टीप्लाई करने पर आपको क्यू स्क्वायर मिल रहा है, यानी n और m स्क्वायर ये दोनों ही क्यू स्क्वायर के फैक्टर्स हैं। ठीक, जब दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन एक तीसरे नंबर के बराबर हो, अभी मैंने पहले बताया था, जब दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन तीसरे नंबर के बराबर हो तो वो दोनों नंबर्स उस तीसरे नंबर के फैक्टर्स होते हैं, यानी n क्यू स्क्वायर का एक फैक्टर होगा और m स्क्वायर भी क्यू स्क्वायर का एक फैक्टर होगा। लेकिन हमें n की जरूरत है तो हम बस इसी बात को लैंग्वेज में लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, implies that n is a factor of q square। ठीक, n is a factor of q square। फिर से वही बात आ जाएगी, n अगर q स्क्वायर का फैक्टर है इसका मतलब n जो होगा n is also a factor of q, इसका मतलब q का भी फैक्टर होगा। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर आपने लिखा है कि n p का एक फैक्टर है और यहां पर आपने लिखा है कि n q का एक फैक्टर है। इसका मतलब n एक ऐसा फैक्टर है, n एक ऐसा नंबर है जो p में भी है और q में भी है। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। n is a factor of p and n is a factor of q, this means n is a common factor of p and q। ये तो बात है, तो लिखेंगे therefore n is a common factor of p and q। अब जरा आ जाइए, यहां पर क्या लिखा था, यहां पे p and q has no common factor। अगर रूट n की वैल्यू p बाई क्यू है, अगर रूट n रेशनल नंबर है तो रूट n p बाई क्यू होगा, और अगर p बाई क्यू होगा तो p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। और हमने क्या प्रूव कर दिया, और इसी चीज को लेकर हमने ये प्रूव कर दिया कि p और q का एक कॉमन फैक्टर है। हम मान कर चले थे कि p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, और हम लेकर आए हैं कि p और q में एक कॉमन फैक्टर n है। इसका मतलब जो हमारा प्रूव आया है वो हमने जो माना था उससे कॉन्ट्राडिक्शन दिखा रहा है, उससे विरोधाभास दिखा रहा है, उससे कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट दे रहा है। यानी हमने जो माना था और हम जो हमने एज्यूम किया था और जो हमको मिला है वो दोनों अलग अलग चीजें हैं, वो दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। एक साथ पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर हमने कहा है p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, और यहां पर p और q में एक कॉमन फैक्टर आ गया है। दोनों विरोधाभासी चीजें हैं, दोनों दिन और रात वाली चीजें हैं, कि एक तरफ हम कह रहे हैं दिन है, और जब दिन की कॉन्सेप्ट को हम लेकर चले तो प्रूव हो गया कि दिन नहीं रात है। तो अगर रात प्रूव हो गई है तो फिर दिन गलत था। यानी अगर p और q में n एक कॉमन फैक्टर आ गया तो फिर p और q में n कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ये बात गलत है। इसका मतलब जो प्रूव करके लाए हैं वो तो गलत हो नहीं सकता है।
तो जो प्रूव करके लाए हैं ये बात सही है, इसका मतलब ये बात अगर सही है तो जो हमने माना था वो बात गलत है, और हमने माना था कि P और Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ये बात गलत है। और अगर ये बात गलत है तो फिर रूट n की वैल्यू भी P बाई Q नहीं होगी, क्योंकि रूट n की वैल्यू P बाई Q तभी हो सकती है जब P और Q में कोई कॉमन फैक्टर ना हो। तो रूट n की वैल्यू अगर P बाई Q नहीं होगी तो फिर रूट n रेशनल भी नहीं होगा। हमने माना है रेशनल है, लेकिन जो माना था वो सब गलत सिद्ध हो गया, तो इसका मतलब रूट n जो है वो रेशनल भी नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब अगर रूट n रेशनल नहीं होगा तो फिर रूट n क्या होगा, रूट n इर्रेशनल हो जाएगा। सीधी सी बात यह है कि जो प्रूव आया है हमारा वो हमारे एज्यूम्पशन से कॉन्ट्राडिक्शन दिखा रहा है। जो हम लेकर आए हैं वो उस बात का कॉन्ट्राडिक्शन करता है जो हमने माना था। इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत था। हमने माना था कि रूट n इज अ रेशनल नंबर, तो जो माना था वो गलत है अगर, तो रूट n इज अ रेशनल नंबर, ये बात गलत है। और रूट n इज अ रेशनल नंबर अगर ये बात गलत है तो फिर सही बात ये होगी कि रूट n इज नॉट अ रेशनल नंबर। बस ये हमें प्रूव करना था, लेकिन ये प्रूव करने के लिए लिखना आपको यहां पर थोड़ा सा पड़ेगा। देयरफॉर n इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q लिखेंगे, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। ये जो ऊपर आया है ये कॉन्ट्राडिक्शन है हमारे एज्यूम्पशन से, और अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन है दिस इंप्लाइज रूट n इज, ये बात ये सिद्ध करता है कि जो हमने माना था वो गलत था। हमने माना था ये रेशनल है, रेशनल होना गलत है, तो फिर रेशनल नहीं है ये बात सही हो जाएगी। तो रूट n इज नॉट अ रेशनल नंबर। अब प्रूव में आपसे चाहे ये कह दे कि रूट n इज नॉट अ रेशनल नंबर, ये प्रूव करिए, या कह दे कि रूट n इज इर्रेशनल नंबर, ये कह दे, दोनों एक ही बात है। अगर ये रेशनल नहीं है तो इर्रेशनल ही होगा। तो सवाल चाहे ये है कि शो दैट रूट n इज नॉट अ रेशनल नंबर, या फिर सवाल है शो दैट रूट n इज अ इर्रेशनल नंबर। दोनों बातें सेम है, दोनों का प्रोसीजर सेम है। बात समझ में आई? हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो, लेकिन मुश्किल है नहीं। जब एक आध क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आपकी जबान पे आ जाएगा, क्योंकि रीजंस मैंने आपको हर जगह पे बता दिए हैं कि अगर इससे ये हुआ है तो क्यों, फिर उससे ये हुआ है तो क्यों, फिर ये माना है तो कैसे माना है, क्यों माना है। एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेकर भी मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, और इस क्वेश्चन को नोट करने के बाद, हालांकि अभी यहाँ पर मैं छोड़ूंगा नहीं इस बात को, रूट n को मैंने करवा दिया है। रूट n से आप रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 9, रूट 7, रूट 11, रूट 19 कोई भी रूट का नंबर जो है यहाँ पर यूज करके क्वेश्चन को लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग प्रैक्टिस के तौर पे 2-3 नंबर्स को भी और प्रूव करेंगे। रूट n हो गया तो जनरल आपका हो गया, रूट n से आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम अगली जो क्लास होगी उसमें हम रूट 2 को करके देख लेंगे, रूट 3 को भी करके देख लेंगे, रूट 5 को चाहेंगे तो करके देख लेंगे, या जो भी आपकी मर्जी होगी उस वाले रूट को हम करके यहाँ पर 3-4 क्वेश्चंस करेंगे, ताकि प्रैक्टिस में आपके आ जाए और आपको ये चीज मुश्किल ना लगे, टफ ना लगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग आज की क्लास को फिर रोकेंगे, और बाकी की बातें जो है वो अगली क्लास में की जाएंगी। क्लासेस आपकी इसी तरीके से कंटिन्यू चलती रहेंगी, आप रेगुलर बने रहिए। कंटेंट की जो क्वांटिटी है और क्वालिटी है उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। नंबर ऑफ क्लासेस कितने भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। आप बस पढ़ते रहिए और मैं पढ़ाता रहूंगा इसी तरीके से। इस बात का दावा है कि अगर आपने पहली क्लास से लेकर आखिरी क्लास तक फॉलो किया है तो मैथ्स आपके सिलेबस की, मैथ्स जो बोर्ड ने जो भी सिलेबस डिक्लेयर किया है, या जो भी सिलेबस डिक्लेयर करेगा, या जो भी सिलेबस डिक्लेयर करता है, उस सिलेबस के लिए आपको किसी दूसरे सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी दूसरी कोचिंग की, ना ही किसी दूसरे नोट्स के, ना ही किसी दूसरी किताब की। ठीक है, इन क्लासेस को आप करते रहिए। जल्द ही आप लोगों को जो है एक टेलीग्राम चैनल दिया जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल पर ये जो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करवाता हूँ, ये क्वेश्चंस जो है पीडीएफ फॉर्म में आपको वहाँ पे मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशंस वहाँ पे नहीं मिलेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस मिलेंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक, और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस यही सारे होंगे। कुछ क्वेश्चंस में नए भी हो सकते हैं, कि आप ये मान के चले कि मैं क्वेश्चंस छोड़ता नहीं हूँ, मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं क्लास में ही करवा देता हूँ, तो अलग से शीट्स देने का कोई स्कोप बचता नहीं। फिर भी जितने क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ वो एक जगह पे पीडीएफ फॉर्म में आपको
क्वेश्चंस के फॉर्म में केवल पीडीएफ बनाकर टेलीग्राम पे दे दी जाएगी, ताकि क्वेश्चन शीट सामने रखकर आप सॉल्यूशंस की प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, अपनी प्रैक्टिस कर सकें, जहां पर फंसे वहां पर आप अपने सॉल्यूशंस उठाकर देखिए। नोट्स की बात रहेगी, कभी कभी जो है बच्चे नोट्स की डिमांड करने लगते हैं, लेकिन मैथ्स में मैं समझता हूं कि नोट्स की कोई जरूरत नहीं होती, मतलब नोट्स देने की कोई जरूरत नहीं है। मैथ्स के नोट्स आपको अपने आप बनाने चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने पेन से क्वेश्चन लगाएंगे नहीं तो एग्जाम में आप यकीन मानिए आपको क्वेश्चन आता होगा लेकिन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आधा सॉल्व होगा, फिर उसके बाद रुक जाएगा, फंस जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को आप करिए और पिछली क्लासेस को भी आप रिवाइज करिए थोड़ा सा। रियल नंबर में इस बात को ध्यान रखिए कि रियल नंबर की क्लासेस को आप जितनी ज्यादा बार देख पाइए, अभी अगर आपके पास टाइम है, छुट्टियां हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा बार देखिए, क्योंकि आगे के चैप्टर्स जो हैं वो काफी इजी हैं, उनमें ऐसा कुछ नहीं है इजी, मतलब आपको लापरवाही नहीं करनी है उनमें, लेकिन फिर भी उनको अगर एक बार अगर आप ढंग से देख लेंगे तो फिर वो दिमाग से जाएंगे नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है, थ्योरी भी है, कॉन्सेप्ट भी है, रूल्स डेफिनेशन सब कुछ है। ठीक है, और ये बहुत कुछ डिपेंड है इन चीजों पे, इसलिए इन क्लासेस को आप बार बार रिपीट करके देखते रहिए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस में मत जाइए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको इतने करवा दिए जाएंगे कि आपके एग्जाम में कभी भी वहां से बाहर आने की क्वेश्चन कोई भी वहां से बाहर नहीं आएगा। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट करिए और ऐसे और क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करिएगा। बाकी अगली वाली क्लास में हम लोग, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और ऐसे बहुत सारे बेहतरीन सवालों को करेंगे, क्वेश्चंस को करेंगे और नई जो कॉन्सेप्ट्स होंगे उनको देखेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, टाटा, बाय बाय।